अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लाइफ साइंसेज में खुश आमदीद। लाइफ साइंसेज में हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को, और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हमारा कंसर्न जो होगा वो होगा साइंस। साइंस क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, लाइफ के मुतालिक डिस्कस करेंगे और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी को समझने से पहले हमें देखना चाहिए कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी we must have to learn a little about science. So let's start. Science. The word science is derived from a Latin word scientia. Scientia के जो लफ्जी मीनिंग हैं वो होते हैं नॉलेज, साइंस और स्किल। Science is defined as is a systematic enterprise that build and organize knowledge in the form of testable explanation and prediction about the universe। अब कायनात के मुतालिक ऐसा इल्म इकट्ठा करता है, उसको तरतीब इस तरह से दी जाती है साइंस में कि उसको हम जांच सकते हैं, उसको हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और फिर उसमें से प्रिडिक्शन निकाली जा सकती हैं यूनिवर्स के मुतालिक। पूरी कायनात को समझने का इल्म है साइंस। साइंस की दो मेजर ब्रांचेज हैं। एक हमारे पास नेचुरल साइंसेज है और सेकंड जो है हमारे पास सोशल एंड बिहेवियरल साइंस है। नेचुरल साइंसेज की बात करें तो उसमें दो तरह की साइंसेज हैं, एक फिजिकल साइंसेज और सेकंड जो है वो लाइफ साइंसेज या फिर इसको बायोलॉजिकल साइंसेज भी कहते होते हैं। जबकि सोशल और बिहेवियरल साइंसेज की बात करें तो उसमें हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंसेज, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ऑल दीज आर स्टडीड इन द बिहेवियरल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज की बात करें बेटा जी, अगर हम बात करते हैं फिज़िकल साइंसेज की, यहाँ देखें ये फिज़िकल साइंसेज है तो ये कंसिस्ट करती है इसमें एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशियानोलॉजी, फिज़िक्स। आपने पढ़ी होगी फिज़िक्स मैट्रिक के अंदर, आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री। ये वो चीज़ें हैं जो फिज़िकल साइंस से रिलेट करती हैं। हमारा मेन कंसर्न जो है वो क्या है, लाइफ साइंसेस। एज द नेम ऑफ द चैनल इज लाइफ साइंसेस, सो हमारा मेन कंसर्न किससे मुतालिक है, लाइफ साइंसेस के मुतालिक, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और ये फर्दर डिवाइड हो जाती है एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोफिजिक्स, बॉटनी, इकोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी। ऑल दीज आर द branches of biology. Let's start our lecture, biology and introduction. So biology is the study of living things। ये चीज़ तो आप लोगों ने बहुत पहले मैट्रिक के अंदर पढ़ ली थी कि biology living things की स्टडी है। So why we are studying here? There is a one step ahead from the ninth biology. This branch of it is a branch of sciences like other sciences। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि साइंस की दो तरह की ब्रांचेस हैं, एक नेचुरल साइंसेज और दूसरी बिहेवियरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था, एक हमारे पास लाइफ साइंसेज थी और दूसरी जो है वो फिजिकल साइंसेज थे। लाइफ साइंसेज में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, साइंस की क्या है, एक ब्रांच है। इट इज़ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा।
biologists deal with the part of the living part of the nature and with non-living things which affect the living things in any way। बेटा ये चीज़ याद रखने की है कि हमने पढ़ा बायोलॉजी की डेफिनेशन में कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब अगर कोई साइंटिस्ट या हमें बायोलॉजी के सब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ने को कहा जाए तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ बायोलॉजी। नहीं बेटा, ये भी बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हम उस नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग्स के ऊपर किसी ना किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रही हो। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, वाटर इज़ नॉन लिविंग बट इट इज़ इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम जब जब भी लाइफ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें पानी का जिक्र आता है। हालांकि पानी नॉन लिविंग है, लेकिन इसको लिविंग थिंग्स में स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह रोशनी की बात करते हैं, रोशनी नॉन लिविंग है, लेकिन चूंकि ये ज़िंदगी के लिए लाजमी है, इसलिए हम रोशनी को भी बायोलॉजी में पढ़ते होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो लाइफ को इफ़ेक्ट्स करते हैं, उनको पढ़ेंगे। जो लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करते उनको नहीं पढ़ेंगे। They strive to understand, explain, integrate and describe the natural world of the living things। अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो बायोलॉजी को कहते होते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। जो बायोलॉजी है क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजी जो है ये दो लफ्ज़ का मजमूआ है। एक आपके पास था क्या? आयोस, और एक था आपके पास लोगोस। आपको पता है कि आयोस का मतलब था जिंदगी और लोगोस का मतलब था टू डिस्कस आर थिंक। तो बायोलॉजी को लिटरली देखा जाए तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ओके बेटा, अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हम लाइफ को पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, एक्चुअली वी आर स्टडिंग लाइफ। व्हाट इज लाइफ? व्हाई देयर इज लाइफ? दिस इज द क्वेश्चन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी हैं जो बायोलॉजी के स्कोप के अंदर नहीं आते। फॉर एग्जांपल, दो सवाल उसने बताए हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का क्या मतलब है? वाई शुड देयर बी लाइफ? जिंदगी यहाँ क्यों है? हमें क्यों पैदा किया गया? यहाँ ये प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स क्यों बनाए गए? वाई? These are the question not usually taken up by biologist। ऐसे सवालों का जवाब बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बता सकता। ये सवाल आप जाके किसी साइंटिस्ट से करेंगे कि यहाँ जिंदगी क्यों है, वो खामोश हो जाएगा, आपको नहीं बता सकेगा। हाँ, इसका जवाब है तो किसके पास है? फिलासफर्स के पास एंड थियोलॉजियंस। यानी या तो आपको फिलासफर बताएंगे, फिलासफी बताएंगे, या फिर मजहबी स्कॉलर बताएंगे। हमें हमारा दीन इस्लाम बताता है कि हमें इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया गया। बायोलॉजी इसके मुतालिक नहीं बताती, लेकिन बायोलॉजी बताती किसके मुतालिक है? असल में बायोलॉजिस्ट मेनली डील विद द मैटर रिलेटिंग हाउ लाइफ वर्क्स। यानी कि बायोलॉजिस्ट सिर्फ इस बात के मुतालिक करते हैं कि ज़िंदगी है, इट्स ओके है। वो स्टडी करते हैं किस चीज़ को, कि ये ज़िंदगी किस तरह से काम करती है। For the biologist, life is a set of characteristics। अगर हम biologist की बात करें तो उसके लिए life क्या है? characteristics का एक सेट है। अगर किसी जानदार के पास ये characteristics हैं, किसी मैटर के पास ये characteristics हैं, तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नॉन लिविंग। सिर्फ फर्क कर सकता है biologist। लेट्स स्टार्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखें
तो बच्चे देखें, एटम होता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम से फिर मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जाके बनता है। तो बच्चे एक जानदार जो है वो क्या होता है, हाईली ऑर्गेनाइज होता है। सेकंड थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स एंटिटीज, और ये बहुत पेचीदा होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतना सिंपल ना समझें, जो आपके सामने है ये इतना सादा जानदार नहीं होते, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेट्स सी हियर, हम सिंगल सेल को देखते हैं। इस सेल के अंदर बहुत सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं। यहाँ एग्जांपल लें हम सिर्फ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को उठाया हम यहाँ ले आए। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी दूसरी स्ट्रक्चर्स हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर हमने लिया सिर्फ किस चीज़ को, क्रोमेटिन मटेरियल को। जब इस क्रोमेटिन मटेरियल को देखा तो ये क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। अब ये क्रोमोसोम्स आए तो इन्होंने बना दिया डीएनए। अब ये डीएनए बुनियादी तौर पे बना होता है किससे, नाइट्रोजीनियस इस हिस्से। तो बेटा आपने देखा कि हमने सिंगल सेल की बात की, और इसी तरह एक मुकम्मल जानदार जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये दीज आर द हाईली कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यू कैन सी, यू हैव स्टडीड कि जानदार जो हैं या तो वन सेल पर मुश्तमिल होंगे या मोर देन वन सेल्स। अगर वन सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं तो वो यूनिसेलुलर, मोर देन वन पे कंसिस्ट करते हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, ये खसूसियत सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, यानी कि वो अपने जैसा जानदार पैदा करने के लिए उसके पास खसूसियत होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके किसके पास होती हैं, क्रोमोसोम के पास। और किस फॉर्म में स्टोर होती हैं, डीएनए के अंदर। दे कैन यूज एंड एक्वायर एनर्जी, they can carry out and control the numerous chemical reactions। ये जानदारों के पास होते हैं, अक्वायर भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं एनर्जी। ठीक है, देखें यहाँ से ये एनर्जी ले रहे हैं, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हो, ये फूड जो हम आते हैं ना, यहाँ से हमें एनर्जी, ये जब अंदर इंटर होते हैं तो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जैसा कि कैटाबोलिक पाथवे, ये लिपिड आए, प्रोटीन आए, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, तो इनको कैटाबोलिक पाथवे से गुजर कर टूटना पड़ेगा। ये छोटे छोटे अज़ा में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब ये टूटेंगे तो इससे दो तरह की एनर्जी निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी और दूसरी हीट निकलेगी। हीट तो हम सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि खाना खाते हुए आपको पसीना आता है, यानी कि आपकी इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एनर्जी जो यूज़ होती है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक पाथवेज में, यानी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर फैट्स बनते हैं, ग्लाइकोजन बनता है, डीएनए बनता है, दोबारा प्रोटीन्स भी बनाई जाती हैं, आरएनएज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सेल क्या कर रहा है, एनर्जी अक्वायर भी कर रहा है और एनर्जी को यूज़ भी कर रहा है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। जानदार के सिंगल सेल के अंदर, एक कंप्लीट जानदार को देखें तो उसके अंदर कितने सारे काम हो रहे होंगे। दे कैन ग्रो इन साइज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर। अगर आप वाजे तौर पे एक ले मैन के साथ आपकी बहस हो जाए जो बायोलॉजी के मुतालिक नहीं जानता, आप उसे जस्ट ये बता दें कि जानदार जो होते हैं वो साइज में ग्रो कर सकते हैं, गैर जानदार साइज में ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखें जी, ये हमारे पास एक प्लांट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखें, पहले दिन ये, फिर ये, इस तरह से ये साइज में ग्रो करते जाते हैं। ह्यूमन बीइंग को देखें तो यहाँ पे भी साइज में इजाफा देखने को मिलता है। दे कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अपना अंदरूनी इन्वायरमेंट को क्या रखते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं। आप लोगों का टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभार ये थोड़ा ऊपर भी हो जाता है। ये जो आपको फिगर दिखाई हुई देखें, इसमें बस इस तरह जो है, इतना थोड़ा बहुत आप लोगों का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, तकरीबन फेयरली कांस्टेंट होता है टेम्परेचर बॉडी का। दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपने ऐसे बच्चे पैदा करेंगे। देखें, ये बिल्ली
और ये बिल्ली का बच्चा। इसी तरह इंसान के बच्चे इंसान की शक्ल होते हैं, भालू के बच्चे भालू की शक्ल होते हैं। तो जानदार जो होते हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर के माहौल में अगर कोई चेंज आता है तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिखाया हुआ, अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है तो हमें पसीना आने लगता है, ठीक है, सूरज की शुआएं हमें तेज़ लगती हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बाहर में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और तेज़ धूप निकल आए, तब हम बाहर नहीं निकलते, हम छाँव का रुख करते हैं। आपने कभी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया हो, जब वो धूप में निकले जब उसके पाँव चलने लगते हैं तो दोबारा रोता हुआ वापस आ जाता है। दिस इज दे कैन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़ बच्चे।